नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परीक्षा एकेडमी पे। तो चलिए एक नई उत्साह नई ऊर्जा के साथ आज हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सीटेट की जो परीक्षा तिथि वह निर्धारित हो चुकी है आपकी 28 दिसंबर से। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं अब, क्योंकि हमारे पास समय नहीं रह गया दोस्तों। इसलिए क्या करना है, हमको एकदम कमर कस लेनी है और जो पॉइंट टू पॉइंट वही पढ़ना है जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमको वही लेके चलना है जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न बनते रहते हैं आपके, एक एक चीज करके हमको आज समझेंगे। हम लोग क्या देखेंगे उसको, पिछले हम लोग क्या पढ़ा, पिछला जो वीडियो हमारा पढ़ रहा है, हमारे शिक्षक बंधुओं द्वारा पढ़ रहा है, आप उसको एक एक करके पूरा वीडियो देखिए। जो चीज ना समझ में उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की टॉपिक हम शुरुआत करते हैं। क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज उसमें देखना है, जो चीज देख मतलब जो भी पढ़ाया जाएगा आप उसको क्या करें, पॉइंट टू पॉइंट नोट करके चलेंगे। तो इसी उत्साह के साथ, इसी ऊर्जा के साथ हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं एक नई मोटिवेशनल स्पीच के साथ क्या होता है, इससे क्या होती है, हमें दोगुनी ऊर्जा मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। कहा गया है कठिन रास्तों से ना घबराएं। ठीक है दोस्तों, कठिन रास्तों से ना घबराएं। कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक लेकर जाता है। ठीक है, कठिन रास्तों से ना घबराएं। कठिन रास्ता ही क्या करता है, अक्सर हमको खूबसूरत मंजिल तक ले जाता है। इसीलिए दोस्तों एकदम मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या चीज हमको पढ़ना है आज, क्या चीज नहीं, सब कुछ हम अभी एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। तो हमको देखना है कि शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आपने पेपर सॉल्व करते रहिए और वीडियो देखते, जो हमारे द्वारा प्रश्न कराया जा रहा है उसको देखते रहिए। आपको जरूर शिक्षण अधिगम सामग्री से, शिक्षण अधिगम सामग्री जो हमारी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं उससे आपको दोस्तों प्रश्न जरूर मिले होंगे, क्योंकि इससे प्रश्न आना अनिवार्य रहता है। इसलिए क्या करेंगे, हम इसको समझेंगे और देखेंगे क्या क्या चीजें दी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्या क्या चीजें दी गई उसको देख लेते हैं इसी क्रम में। देखते चलते हैं क्या क्या चीजें देखना है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री होती क्या है, इसका तात्पर्य यही है दोस्तों कि जो कुछ भी हमको पढ़ाया जाता है, जो कुछ भी हमको सिखाया जाता है, जो कुछ भी क्रिया कराई जाती है, उसको एकदम सुदृढ़ बनाने के लिए क्या करते हैं, हम कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक, आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है, शिक्षण अधिगम सामग्री में आपको कहा गया है कि शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक और आकर्षक बनाने के लिए जिन शिक्षण सामग्रियों का उपयोग किया जाता है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कहते हैं। इस चीज को आप एकदम नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। इनसे प्रभावशाली, रुचिकर एवं अस्थायी अधिगम होता है। इससे हम क्या करते हैं, कुछ भी चीजें, जो चीज दी गई होती है उसको क्या करते हैं, प्रभावशाली तरीके से, अच्छे तरीके से, रुचिकर वस्तु के रूप में, जो इसमें रुचि होती है उस तरीके से, एवं अस्थायी, जो कुछ भी हम सीखते हैं। अस्थायी अधिगम का तात्पर्य दोस्तों, जो कुछ भी हम सीखते हैं वो क्या रहे, एक सुदृढ़ रहे, समुचित रहे। ठीक है, उस तरीके से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इनसे कठिन एवं भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। इनसे क्या होता है, जो कठिन एवं आसानी से क्या होता है, जो भूतकाल की घटनाएं हमारी रहती हैं उसको क्या करते हैं, हम आसानी से इस चीज को याद कर सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, सबसे बड़ी चीज होती है, इनसे समय की भी बचत होती है। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जो हमारे होते हैं, शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या होता है कि इनसे जो होती है हमारी जो शिक्षण अधिगम सामग्रियां होती है, इनसे क्या करते हैं, हमारे समय की भी क्या होती है, बचत होती है। इस चीज को आप एकदम नोट कर लेंगे और समझते हुए चलेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिए गए शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। इसको देखेंगे दोस्तों होता क्या है। इसमें पहला क्या दिया है, इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार की सामग्री होती है। इंद्रियों के, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, 5 इंद्रियां हमारी होती है, ज्ञान इंद्रियां होती है, उनके आधार पर टीएलएम जो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होता है वो कितने प्रकार का होता है, आपका 3 प्रकार के होता है। 3 प्रकार में देख लेते हैं क्या क्या चीज। पहला क्या दिया है, श्रव्य सहायक सामग्री, ऑडियो लर्निंग मटेरियल्स। श्रव्य सहायक सामग्री क्या होती है उसको देखेंगे और समझेंगे। देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार की सामग्री से बच्चे सुनकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। इस प्रकार की सामग्री में क्या करते हैं, बच्चे सुनकर, कोई भी विषय वस्तु होती है, कोई भी चीज होती है, उसको क्या करते हैं, सुनकर अपने ज्ञान को ग्रहण करते हैं, अर्जित करते हैं, सीखते हैं।
इसके उदाहरण जैसे क्या होता है, रेडियो होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, ग्रामोफोन होता है, चलचित्र आदि होता है। ये देख सकते हैं आप। इससे क्या करते हैं आप, रेडियो के द्वारा आप क्या करते हैं, कोई भी चीज होती है सुनकर उस चीज को सीख सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा होता है टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं, कोई भी चीजें जो होती है उसको आप सीख सकते हैं सुनकर। फिर हमारा ग्रामोफोन है, फिर चलचित्र है, इसके बाद क्या है, प्रयोगशाला भी इसी में आपका ये सब चीजें आएंगे, जिसके द्वारा क्या करते हैं हम देखकर कोई भी चीजें सीखते हैं। तो ये हमारा क्या था, श्रव्य सहायक सामग्री, ऑडियो लर्निंग मटेरियल। इस चीज को आप नोट कर लेंगे पॉइंट टू पॉइंट जो चीजें दी गई हैं। चलिए दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, दृश्य सामग्री, विजुअल लर्निंग मटेरियल, दृश्य सहायक सामग्री। जो हमारे दृश्य मतलब क्या होता है, देखना, जो चीजें हम देखकर सीखते हैं उसको क्या कहते हैं, दृश्य सहायक सामग्री कहते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ज्ञान को देखकर अर्जित करते हैं। जो ज्ञान होता है उसको क्या करते हैं, देखकर सीखते हैं। बच्चे ज्ञान को देखकर क्या करते हैं, सीखते हैं। इसके उदाहरण स्वरूप देखते हैं, जिसे श्यामपट होता है, बुलेटिन बोर्ड होता है, फ्लेनिल बोर्ड होता है, मानचित्र होता है, ग्लोब होता है, इसके बाद चित्र होता है, रेखा चित्र, कार्टून, मॉडल, पोस्टर, स्लाइड्स, और क्या होता है, फिल्म स्ट्रिप आदि के द्वारा क्या करते हैं बच्चे, कोई भी विषय वस्तु, कोई भी चीज होती है उसको क्या करते हैं, देखकर सीखते हैं। इस चीज को आप देख लीजिए। इसके द्वारा क्या होता है, दृश्य सहायक सामग्री के द्वारा क्या होता है, आपका जो चीज दी होती है उसको बच्चे क्या करते हैं, देखकर सीखते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे आपका हो गया बोर्ड हो गया, फिर क्या है फ्रेलिल जो बोर्ड होता है वो हो गया, फिर क्या है फिल्म स्ट्रिप हो गई, आपकी पत्रिकाएं जो होती हैं, फिर क्या हमारा ग्लोब जो होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं हम चीजों को आसानी एवं सरल स्वभाव भाषा में सीखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया इसी क्रम में। आगे दिया गया श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री अर्थात जो चीजें हमें सुनाई भी दे सके और दिखाई भी, उसके द्वारा जो चीजें हम सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल लर्निंग मटेरियल्स। इस चीज को हम समझ लेंगे और देख लेंगे। इस प्रकार की सामग्री से बच्चे एक साथ सुनकर और देखकर ज्ञान को अर्जित करते हैं। जो हमारी क्या होती है, श्रव्य दृश्य सामग्री होती है, इसके द्वारा क्या करते हैं बच्चे कोई भी विषय वस्तु को, कोई भी चीजों को क्या करते हैं, देखकर और सुनकर एक साथ क्या करते हैं, ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, उसको सरल तरीके से सीख सकते हैं। इसके उदाहरण जैसे आपका मोबाइल फोन आता है, टेलीविजन आता है, कंप्यूटर आता है, नाटक आदि चीजें, इसके द्वारा चलचित्र जो चीजें दिखाई जाती है वो आते हैं। जैसे आपका ये टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, यहाँ पे देखिए कुछ लोग नाटक कर रहे हैं, फिर हमारा ये चलचित्र हो गया, कठपुतली हो गई आदि चीजें क्या होती हैं, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री में आती हैं। इस चीज को आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। चलिए देखते हैं तकनीकी के आधार पर सहायक सामग्री। तकनीकी के आधार पर सहायक सामग्री आपकी दो बताई गई हैं। पहला है कठोर उपागम, ठीक है, और दूसरा क्या है, मृदु उपागम। इसको देख लेते हैं, आगे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या चीजें। तीसरा हमारा है परिक्षेपण के आधार पर। परिक्षेपण के आधार पर भी जो चीजें दी गई, जो मटेरियल दिए गए हैं, शिक्षण जो लर्निंग मटेरियल्स हमारे दिए उसको हम देख लेते हैं। पहला इसमें क्या है, प्रक्षेपी सामग्री, प्रोजेक्टिव मटेरियल, ठीक है। जिन चीजों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत होती है, ठीक है, जिन चीजों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत होती है उसे प्रक्षेपी सामग्री कहते हैं। जैसे आपका स्लाइड आता है, इसमें भी फिल्म स्ट्रिप आता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है, ये सब चीजें क्या आती हैं आपकी प्रक्षेपी सामग्री में आएंगे। जिन चीजों को क्या करते हैं प्रदर्शन के लिए, उसको क्या करते हैं मशीनों के द्वारा सिखाया जाता है, दिखाया जाता है और अर्थात बताया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रक्षेपी सामग्री कहते हैं। जैसे आपका स्लाइड हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गई आदि चीजें क्या होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो हमारा होता है, वो सब चीजें क्या होती है हमारी प्रक्षेपी सामग्री में आती है। दूसरा क्या, अप्रक्षेपी सामग्री, नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल। नॉन प्रोजेक्टिव मटेरियल क्या होता है दोस्तों, उसको देखते हैं। जिन चीजों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं, अप्रक्षेपी सामग्री कहते हैं। इनमें क्या होता है, जैसे आपका श्यामपट हो गया, चार्ट हो गया, पाठ्य पुस्तक हो गई आदि चीजें क्या होती है, अप्रक्षेपी, क्योंकि इन चीजों के प्रदर्शन के लिए हमें मशीनों की जरूरत नहीं होती है। इसमें आपका क्या क्या आएगा, श्यामपट, चार्ट, इसके बाद पाठ्य पुस्तक आदि भी चीजें आपकी आएंगी। इस चीज को आप प्रक्षेपण के आधार पे दोस्तों देख लीजिएगा, समझ लीजिए। इसी क्रम में चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या देखना हमको। आगे देखते हैं एनसीईआरटी के अनुसार, हमारी जो एनसीईआरटी है उसने कितने मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स माने। पहला क्या माना है, ग्राफिक चित्र, ठीक है, कॉमिक्स, कार्टून। इसके बाद क्या, डिस्प्ले सामग्री, ब्लैक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, फ्लेनल बोर्ड, अभी हम लोग
आप लोगों ने एक एक चीज करके देखा, फ्लेनिन बोर्ड क्या होता है, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, डिस्प्ले सामग्री अर्थात जो ये सब चीजें, ये क्या हमारे एनसीईआरटी ने माना है इस चीज को। इसके बाद त्रिआयामी सामग्री मॉडल, श्रव्य सामग्री रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लिंगुआ फोन। फिर क्या है, प्रक्षेपी सामग्री जो हम लोगों ने देखा, स्लाइड, इसमें फिल्म स्ट्रिप आदि थी। प्रक्रिया सामग्री जिसमें अभिनय करके बताया जाता है और क्षेत्र भ्रमण करके, अभिनय करके बताया जाता है, उनको नाटक के द्वारा बताया जाता है, उनको क्षेत्रों में द्वारा, जो हमारे गांव घर कस्बा होता है उसमें क्या करता है, उनको क्षेत्र भ्रमित करके दूर दूर पर्यटकों के माध्यमों से उनको क्या करता है, कोई भी चीजें बताई जाती हैं और सिखाई जाती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार इतने आपके क्या होते हैं, टेलम होते हैं। इस चीज को आप एकदम नोट कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि इन सब चीजों से आपके प्रश्न बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या पढ़ना हमको। आगे देखना है दोस्तों, शिक्षा समिति एवं शिक्षा आयोग। शिक्षा समितियां जो हमारी बनी है, शिक्षा आयोग जो हमारे बने हैं, इनसे भी आपके क्या होता है, प्रश्न पूछता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। भारत में शिक्षा से संबंधित प्रमुख समितियां एवं आयोगों का गठन कब, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है, सब कुछ हम देखेंगे उसको और समझेंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए समय समय पर कई आयोगों का गठन किया गया। ठीक है, शिक्षा से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए समय समय पर कई आयोगों का गठन किया गया। जिस आयोग ने शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर समग्रता से विचार किया, उसमें 14 जुलाई 1964 में बने कोठारी कमीशन का जिक्र किया जाता है। ठीक है, शिक्षा से जुड़े जिस आयोग ने मुद्दे पर शिक्षा से जुड़े समग्रता से समुचित रूप से जिस आयोग ने बात की थी, वो आपका क्या था, कोठारी आयोग, 1964 से 1966 तक। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लेंगे। 14 जुलाई डीएस कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। इसी कमीशन का आगे देखते हैं। साल 1948-49 में बनी राधा कृष्णन कमीशन ने केवल उच्च शिक्षा पर विचार किया है। हमारी जो राधा कृष्णन समिति आती है 1948-49 में, उन्होंने क्या किया था, केवल उच्च शिक्षा पर उन्होंने क्या किया था, विचार किया था। वहीं मुदालियर कमीशन जो हमारी आती है 1952-1953 में। मुदालियर कमीशन कब आती है, 1952 से 53 तक। इन्होंने क्या किया, केवल माध्यमिक शिक्षा पर विचार किया है। जो हमारी मुदालियर कमीशन रहती है, ये क्या करती है, केवल माध्यमिक शिक्षा पर जोर देती है। और जो हमारा राधा कृष्णन समिति होती है, यह क्या होती है, उच्च शिक्षा पर जोर देती है, विचार करती है। ठीक है, इस चीज को आप नोट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। आगे देखते हैं। आगे भारत में स्वतंत्रता पूर्व बनी शिक्षा समितियां और आयोग। भारत में शिक्षा स्वतंत्रता पूर्व बनी जो शिक्षा समितियां और आयोग बने, हम क्या करेंगे उसको एक एक चीज करके समझेंगे और देखेंगे। पहला हमारा क्या है, कोलकाता विश्वविद्यालय परिषद। कोलकाता विश्वविद्यालय परिषद, कोलकाता विश्वविद्यालय परिषद गठन 1818 में हुआ। ठीक है, कोलकाता विश्वविद्यालय परिषद का गठन 1818 में हुआ। आगे देखते हैं दूसरा क्या हमारा, चार्ल्स वुड समिति। ठीक है, चार्ल्स वुड जो थे उनकी क्या समिति, उनको देख लेते हैं। इस समिति का गठन 1824 में, ठीक है, मार्च 1824 में चार्ल्स वुड द्वारा किया गया था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस चीज को आप एकदम नोट कर लेंगे। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे, वुड के घोषणा पत्र को, वुड डिस्पैच जो हमारा आया था उसी को कहा जाता है। आगे देखते हैं। हंटर शिक्षा आयोग 1882 से 1883, जो हमारा हंटर शिक्षा आयोग आया था, इसका गठन 1882-1883 में किया गया। आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत में महिला शिक्षा का विकास करना था। हंटर आयोग जो हमारा था, ये क्या था, 1882 से 1883 में आया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो हमारी महिलाएं थी उनको क्या करना था, शिक्षा का विकास करना, उनको शिक्षा से जोड़ना था। आगे देखते हैं। सर थॉमस रैले आयोग। इस आयोग का गठन सन विश्वविद्यालय अधिनियम पारित जब किया गया हुआ तो उसी समय क्या होता है, 1904 में जो हमारा रैले आयोग आया था, ये कब आया था, 1904 में ये आया था। और विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, इसी समय क्या हुआ था, हमारा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। आगे देखते हैं। सैडलर आयोग। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था, 1917 में हुआ था। इसमें स्कूली शिक्षा को क्या किया गया था, 12 वर्ष करने का सुझाव दिया गया था। इस चीज को आप नोट कर लेंगे। सैडलर आयोग कब किया गया था, कि सैडलर आयोग का क्या है, 1917 में। इसके बाद आती है हरटांग समिति, 1929 में आती है। फिर आगे आगे चलकर आपके सब कुछ आते रहते हैं। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। आगे भारत में स्वतंत्रता के बाद बनी शिक्षा समितियां और आयोग। अभी तक हम लोगों ने देखा भारत में पूर्व जो देखा, अब भारत में बाद में बनी शिक्षा समितियां और आयोग कौन कौन से होते हैं दोस्तों, हम उसको देखेंगे और समझेंगे। चलिए उसको देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग।
डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग। इस समिति का गठन आपका 1948-49 में किया गया। इस आयोग द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की क्या हुई, इसी के समय स्थापना हुई थी, जो आपका आया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन आयोग 1948-49 में। इसी आयोग के तहत आपकी क्या होती है, अनुदान समिति, विश्वविद्यालय अनुदान समिति जो हमारी होती है यूजीसी की क्या होती है, स्थापना होती है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है फिर मुदालियर आयोग। मुदालियर शिक्षा आयोग का गठन सन 1952-53 में किया गया था। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। जो हमारा मुदालियर आयोग है इसे हम क्या कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। इस समिति के द्वारा केवल माध्यमिक शिक्षा पर ही विचार किया गया था। हमने पहले भी बताया कि मुदालियर आयोग जो हमारा आया था वो क्या था, 1952-53 में। इन्होंने क्या किया था, केवल माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया था। आगे देखते हैं डीएस कोठारी। अभी हम लोगों ने पहले उस चीज को देखा है। आयोग, इस आयोग का गठन कब किया था, 1964 से 1966 रहेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा। नैतिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया था। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने 1964 जो 66 डीएस कोठारी जो हमारे होते हैं, दौलत सिंह कोठारी जो हमारे होते हैं, इन्होंने क्या किया था, नैतिक शिक्षा पर विशेष, इसमें क्या होता, सामाजिक उत्तरदायी वही बताया गया जो हमारे समाज से समुचित रूप से जुड़ा हुआ हो। आगे देखते हैं, आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में लागू किया गया है। इसे 1992 में संशोधित किया गया था। इसे क्या कहते हैं, आचार्य राममूर्ति समिति जो हमारी आचार्य राममूर्ति समिति आई थी वो आपकी आई थी 1990 में भी कहा गया है। इसमें एक सजग व मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा का क्या किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। जो हमारी राममूर्ति समिति आई थी, आचार्य राममूर्ति समिति 1990 आई थी। इसके बाद क्या है, शिक्षा नीति जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी। इसमें सजग और क्या किया गया, मानवतावादी समागम जो हमारा शिक्षा है उस पर जोर दिया गया है। आगे देखते हैं एमबी हुड समिति। इस समिति का गठन 1989 में किया गया था। ये क्या की थी, ये दूरस्थ शिक्षा पर जोर दी थी। इसके बाद जी राम रेड्डी समिति, इसको सन 1992 में क्या किया गया था, गठित किया गया था। इसे भी क्या दूरस्थ शिक्षा पर क्या किया था, केंद्र परामर्श समिति भी इसी कहा जाता है। आपका केंद्र परामर्श समिति कौन होती है, हमारी जी राम रेड्डी समिति। ये कब आई थी, 1992 में। आगे देखते हैं, इसी समय आती है 92-93 में आपके आती है यशपाल समिति। ठीक है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये देखिए प्रोफेसर यशपाल समिति, वही चीज हम जो बताएं। इस समिति का गठन सन 1992 में किया गया, 92-93 में किया था। इस समिति में बच्चों को बस्ते के बोझ, ठीक है, बस्ते के जो बच्चे होते हैं, बस्ते के बोझ को कम करने के लिए क्या हुई थी हमारी, ये कौन सी समिति आई थी, यशपाल समिति 1992-93 में आई थी। बात की बच्चों को बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना पर जोर दिया गया था। जो बच्चे होते हैं हमारे, उनको बोझ मुक्त शिक्षा संकल्पना जो हमारी दी गई थी वो हमारी दी गई थी किसके द्वारा, यशपाल समिति द्वारा। आगे देखते हैं रामलाल पारेख समिति। इसको 1993 में गठित किया गया। इस समिति के माध्यम से बीएड जो हमारा होता है, पत्राचार समिति शुरू की गई थी। बीएड को पत्राचार के माध्यम से भी कर सकते हैं। ठीक है, बीएड को क्या कर सकते हैं, पत्राचार के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, हम उसको कर सकते हैं। इसको कौन बताया था, रामलाल पारेख समिति कब बताई थी, 1993 में। इसके बाद प्रोफेसर खेरमा लिंगदोह समिति, प्रोफेसर खेरमा लिंगदोह समिति, इसका गठन 1994 में किया गया। पत्राचार जो बीएड था उसकी अवधि इन्होंने क्या निर्धारित की थी, 14 माह तक तय की गई थी। किसने, प्रोफेसर खेरमा, आपका कौन है, खेरमा लिंगदोह समिति जो आई थी, ये बीएड को 14 माह तक क्या की गई थी, तय की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं बेसिक शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा योजना, नई तालीम, बुनियादी तालीम जो कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आप पढ़ के जाइएगा, इससे आपके प्रश्न बनना अनिवार्य है। इस चीज को देख लीजिएगा। तो वर्धा शिक्षा योजना बेसिक या बुनियादी शिक्षा होती है। बेसिक शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा योजना जो हमारे जनक हैं, प्रतिपादक हैं, वो कौन, हमारे महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, कौन, हमारे महात्मा गांधी जी हैं। इसमें देखो इन्होंने हरिजन में अनेक लेख लिखकर, जो इनकी हरिजन पत्रिका आई थी उसमें क्या अनेक लेख लिखकर शिक्षा की खामियों को दर्शाया। हम वर्धा में अक्टूबर 1937 में एक अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में शिक्षा की एक विस्तृत योजना क्या हुई, तैयार हुई,
जिसे हम क्या कहते हैं बुनियादी शिक्षा योजना या वर्धा शिक्षा योजना से क्या नाम से जाना जाता है। इतना नाम याद रखेंगे, बेसिक शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना, वर्धा शिक्षा योजना, नई तालीम शिक्षा योजना, बुनियादी शिक्षा योजना। कब आई थी? अक्टूबर 1937 में। गांधी जी इसके क्या थे? महात्मा गांधी इसके प्रतिपादक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या कहा गया। यह योजना निम्नलिखित थी, यह योजना जो किया निम्नलिखित थी। 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। इन्होंने क्या इसमें बताया है कि जो हमारे बच्चे होते हैं उसको कितना कितना शिक्षा की व्यवस्था की? 7 से 14 वर्ष के लिए बच्चे उनको क्या करना है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना है। आगे देखते हैं, शिक्षा का माध्यम क्या हो? मातृभाषा होना चाहिए। ठीक है, जिससे विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके। शिक्षा का माध्यम क्या? उनकी मातृभाषा, उनकी क्षेत्रीय भाषा होने सके। बच्चे क्या हो? जिससे स्वावलंबी अर्थात स्वयं से उस चीज को सीख सके, अपना बिना किसी भेदभाव, बिना किसी दबाव के क्या कर सके? अपनी बातों को किसी सामने वो रख सके। विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा दी जाए। ठीक है, इस चीज को आप याद कर लेंगे, व्यवसायिक शिक्षा और हस्तपरक शिक्षा, ये हमारी वर्धा शिक्षा योजना में बताया गया है। इस चीज को इन्होंने क्या कहा है? विद्यार्थी को उनकी अभिरुचि को, उनकी जो रुचि होती है उनके अनुसार क्या होता है? उनको व्यवसायिक शिक्षा दी जाए, उनको व्यवसाय की शिक्षा दी जाए। आगे देखते हैं, कृषि एवं हस्तशिल्प शिक्षा भी दी जाए। इसी में कहा गया आपका कृषि एवं हस्तशिल्प जो कार्य हमारे होते हैं उसकी भी शिक्षा क्या दी बच्चों को दी जाए। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लेंगे और समझ लेंगे। चलिए इसी क्रम में आगे देखते हैं क्या चीजें पढ़ना हमको देखना है दोस्तों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है हम उसको देख लेते हैं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सन 1987 में आरंभ हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये क्या है कि हमारी प्राथमिक शिक्षा से संबंधित, इसमें क्या बताया गया है? हमारी जो न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है? जो हमारी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति होती है कक्षा कक्ष में, उसको क्या करता है? ये पूर्ति करता है, पूरा करता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाओं जैसे चाक, डस्टर, पुस्तक, खेल सामग्री, फर्नीचर आदि की व्यवस्था करना, आदि को देना। इसका मुख्य उद्देश्य है ये दोस्तों की न्यूनतम सुविधाओं की पूर्ति करना। जो हमारा चाक हो गया, डस्टर हो गया, खेल सामग्री हो गई, फर्नीचर हो गया आदि के क्या करना है? ये व्यवस्था करता है। बस इसको आप इतना याद रखेंगे, 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था। इसका मुख्य उद्देश्य पूछे तो बस यही बताएगा कि कक्षा कक्ष में न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। आगे चलते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत स्कूल में जरूरी कितने? 2 कमरे होंगे, 2 शिक्षक होंगे और 1 बरामदा होगा। जो हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत क्या होगा? स्कूल में क्या क्या जरूरी है? 2 कमरे होंगे, 2 शिक्षक होंगे और क्या होगा? 1 बरामदा होगा। आगे देखते हैं। ऑपरेशन का अर्थ है युद्ध स्तर पर अधिगम चलाकर किसी कार्य को शीघ्र जल्दी पूरा कर लेना। ऑपरेशन का अर्थ ही होता है क्या? युद्ध स्तर पर जब हम कोई कार्य कर रहे हैं उसको क्या अधिगम जल्दी चलाकर, मतलब चलाकर क्या करना? शीघ्रता से उसको, शीघ्र मतलब जल्दी से उस चीज को क्या करना है? न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेनी है हमको दोस्तों। आगे देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार एक स्कूल में 2 शिक्षक अनिवार्य हैं, उनमें से 1 महिला शिक्षक होनी चाहिए। ये चीज अब एकदम आप नोट कर लीजिएगा इस चीज को, क्योंकि यही चीज ऐसे प्रश्न बनाकर, ऑप्शन बनाकर आपको क्या करता है? एग्जामिनर फंसाता है। इस चीज को नोट कर। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अनुसार स्कूल में 2 शिक्षक होंगे, उनमें से अनिवार्य रूप से क्या होंगी? 1 महिला शिक्षक शामिल की जाएंगी। आगे देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। जो हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो हमारी 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसी के तहत क्या हुआ? ये इसकी शुरुआत हुई। आगे देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर शुरू किया गया था। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई थी उसी के सुझाव पर, उसी की समीक्षा करने के लिए, उसकी कमियों को पूरा करने के लिए हमारा क्या किया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस चीज को आप एकदम समझ लेंगे और नोट कर लेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो हमें दोगुनी ऊर्जा मिलती रहेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।